लेकिन आज हमारी छोटी छोटी बातों को किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। हम कतई ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाएंगे जो हमारे कानून की धज्जियां उड़ाता हो। हम कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं और कानून में फैसला करना चाहिए, लेकिन अगर कानून कोई फैसला कर रही है तो यह सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, कि हमें हर रोज कोई ना कोई गालियां देता है, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। और अगर हम जरा सी भी बात कर दें तो किस तरीके से हमारे ऊपर केसेस लादे जा रहे हैं। जेलों के अंदर न जाने कितने नौजवान हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद है। सबसे ज्यादा दलित समाज के, आदिवासी, मुसलमान, उन्हें लगता है कि इनकी कोई आवाज नहीं है, उठाओ इन्हें और डालो जेलों में। मैंने जैसा कहा आपको, इलेक्शन आया है तो साजिशें भी आएगी। महाराष्ट्र में हुकूमत किसकी है? भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी। मुंबई के महानगर पालिका का इलेक्शन, महाराष्ट्र के महानगर पालिका का इलेक्शन, हुकूमत तीनों की। लेकिन कल दिन भर टीवी के ऊपर एक खबर दिखाई जा रही थी कि एनसीपी के नवाब मलिक की वजह से हम एनसीपी के साथ सौदा नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये भाजपा का एक नेता, भाजपा का एक मुंबई का अध्यक्ष कह रहा था। मुसलमानों, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के धंधे। कैसे? मैंने तीनों का नाम रखा। देवा भाव का नाम ईना, एकनाथ शिंदे का नाम मीना और अजीत दादा का डिका। ईना मीना डिका। तो दो को मालूम है, देवेंद्र फडणवीस को तो मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी आएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे भी नहीं। और हां, देवा भाव बिल्कुल सही सोचे हैं आपने। हम कभी नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, कभी नहीं देंगे तुम्हारा साथ। तो देवा भाव ने मीना से पूछा, है मीना, तुला मिळतील का या मत लोकांचे मत? मीना मतलब एकनाथ शिंदे से। तो बोले तुला मिळतील का? तो मीना ने जवाब दिया, हो मिळणार होते, पण ते इम्तियाज जलीलने माझी खूप वाट लावलेली आहे, आता नहीं मिळणार। तो दोनों ने मिलकर सोचे कि अपन दोनों को तो मिल रहे नहीं है, तो क्या करना? बोले अजीत दादा को छोड़ दो मुसलमानों के पीछे। अब मुसलमान बेचारा भोला भाला, एनसीबी का मफलर, और दादा ने बस नजर उठा के देख लिया उसकी तरफ तो वो इतना खुश कि जैसा जन्नत के दरवाजे खुल गए उसको। अरे दादा ने देख लिया, बस उसी में खुश। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि दादा को वोट करने का मतलब भाजपा को वोट करने का मतलब, दादा को वोट करने का मतलब गुस्ताख रसूल को वोट करने का मतलब? क्या यह सच्चाई नहीं है? लेकिन उन्हें मालूम है कि इलेक्शन के वक्त इनको भोला भाला एक बार फिर से घुमाया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा। इलेक्शन खत्म, फिर सब साथ में मिलकर आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यह हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं। आपको वक्त देना होगा अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। आपको मेहनत करनी होगी अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। आपको अपने जेब में हाथ डालना होगा अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। 1 करोड़ रुपया किसे कहते हैं मालूम है आपको? 100 लाख रुपये जब जमा होते हैं तो 1 करोड़ रुपया होता है। कल पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास उनके पार्टी के अकाउंट के अंदर
कितना पैसा है? 10,103 करोड़ रुपए। 10,103 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को उनके चाहने वालों ने उन्हें डोनेशन के तौर के ऊपर दिया। करीब 200 करोड़ रुपए कांग्रेस को चाहने वालों ने डोनेशन के तौर के ऊपर। अरे जिस पार्टी आज से 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीती थी, 2 लोकसभा की, आज वो 300 सीटों के ऊपर अगर आए हैं तो उनके लोगों ने मेहनत किए, उनके लोगों ने अपने जेब में हाथ डालकर, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000, किसी ने लाख, किसी ने 10 लाख रुपया, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत बनानी थी। हम आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको वक्त निकालना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। इतनी आवाम, अगर यहां पर अगर मैं देख रहा हूं, इतने सारे नौजवान, इतना जोश, इतना जज्बा, क्या हम यहां पे कॉर्पोरेटर्स नहीं चुनकर ला सकते हैं? नहीं ला सकते? दूसरे पार्टी के ज्यादा लोग यहां बैठे भी लग रहे हैं। मुंह में से निकल ही नहीं रहा है। ला सकते या नहीं ला सकते? पतंग उड़ा सकते क्या नहीं सकते? कैसे उड़ाते हैं पतंग बताओ? मीडिया वालों जरा उनको भी दिखाओ ना उसमें। आपसे मैं यह अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं मेरे भाई कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असद, ये जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं ना, पिछले 10 मिनट से है, तो 10 मिनट बचे हुए, 9 मिनट बचे हुए, अब धीरे से कोई बोला 2 मिनट बचे हुए। अरे 2 मिनट में तो अपन ठोक के निकल जाते हैं। ठोक के बोले तो अपन पार्लियामेंट के अंदर अपने को 2 ही मिनट का टाइम मिलता था बोलने के लिए, तो 2 मिनट के अंदर अपन अच्छी बजा के निकल जाते थे। उनको बाद में समझ में आता था कि अपन ने क्या बोले है। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ गया, मैंने देखा और मैं ये सोचता था कि असदुद्दीन अवैसी को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। अकेला एक तरफ मेरा शेर खड़ा और पूरे के पूरे एक तरफ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन। मैं अवैसी साहब को देखकर सोचता था कि उन्हें ये हिम्मत कहां से मिलती है। आज मुझे उसका जवाब मिलता है, उन्हें ये हिम्मत यहां से मिलती है, यहां से मिलती है। इसीलिए वो कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटे। जब वो बोलने वाले रहते थे पार्लियामेंट के अंदर, तो भाजपा का कोई नेता आता था और मेरे से पूछता था, हाँ भैया आज बोलेंगे ओवैसी साहब? तो बोला हाँ आज बोलेंगे ओवैसी साहब। तो बोले क्या बोलेंगे आज, कौन से मुद्दे पे बात करेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे आज फिर से एक बार, अच्छी तरह से बताएंगे। मायने नहीं रखता है मेरे भाई कितने चाहिए, गूंगे मुक्के बैरों की जरूरत नहीं। 2, 5, 10 तैयार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझे थे कि इम्तियाज जलील को एमएलए में गिरा देंगे, मजलिस खत्म हो जाएगी। ए लोडा सुन, बहुत बड़ा बिल्डर है ना तू, इतनी पब्लिक फुकट में जमा करके दिखा दो, तेरे को मानूंगा मैं उसका। गाड़ियां भेजना पड़ता, 500 देना पड़ता, तब आकर बैठते हैं, 500 रुपए मिले कि फिर बुल के निकल जाते हैं। ये अकेले, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो एक मुझे और आपको एक रिश्ते में बांधी हुई है। और वो रिश्ता क्या है? आज पूरे नासिक के अंदर आपको मेरे साथ रिकॉर्ड करना, ये बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये नारा सिर्फ मजलिस के जलसों में होता है। तो मेरे साथ हाथ ऊंचा करके लगाइए नारा, तेरा मेरा रिश्ता क्या?
कल चला देगा, कोई ना कोई तो चलाएगा, कल कोई ना कोई तो चलाएगा। क्या नहीं थे यूं नशे भड़काओ नारे दिले, बड़ी तकलीफ होती है तुम लोगों को तकलीफ में देखकर, क्योंकि 75 साल तुमने हमें बड़ी तकलीफ दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले 75 साल हमारी बारी है, अब हम देंगे इंशाल्लाह। जाते जाते वादा करिए मजलिस का साथ देंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे और यहाँ पर भी इंशाल्लाह मजलिस का झंडा लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इतने सालों तक हम सुनते आए हैं, वो बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन अब कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तुम बोलते थे तब मजलिस नहीं थी, अब हम आए हैं, अब हम आए हैं। अब अगर तुम कुछ बोलेंगे, जिस जबान में तुम बोलेंगे उसी जबान में इंशाल्लाह तुमको जवाब देंगे। कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। लोढ़ा नाम का एक मंत्री, लोढ़ा, महाराष्ट्र की हुकूमत में बहुत बड़ा बिल्डर, एक एक फ्लैट उसका 100 सवा 100 करोड़ रुपए का एक एक फ्लैट बेचता है मुंबई में। महाराष्ट्र की हुकूमत में मंत्री है, बयान दिया कि अगर किसी को कुरान पढ़ना है, कुरान, अगर किसी को कुरान पढ़ना है तो वह पाकिस्तान चले जाए। तेरे जहेज में आया था क्या ये हिंदुस्तान? और ये उस वक्त बयान दिया जब पट्टे को पता था कि उसका बाप बिहार में है तो प्रचार कर रहा है, वरना जिस दिन तूने बयान दिया था उसके दूसरे दिन तुझे जवाब दे दिए होते। लोढ़ा, तेरे हाथ में लोटा संभाल हमारे मुंह मत लग। जो आ रहा है हमारे मुंह, अहमदनगर में, हाँ, नींद में से उठे नहीं कि ये मीडिया वाले चले जा रहे हैं और उन्हें सोच रहा कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा तो, और दिन भर मीडिया चला रहा। आमदार ने ऐसा बोला, आमदार ने वैसा बोला। जब बहुत ज्यादा सर के ऊपर से पानी निकल गया तो मैंने एक दिन असद भाई को फोन करके बोला, असद भाई अत्तमाजी सटक ली। बोले मियाँ क्या करने वाले हैं? बोले एक चक्कर मार के आता नजर, मेरा शायद है, मेरा शायद है। और बोले तुम अकेले कहे कि मैं भी चलता साथ। और वहां पर चले गए। वहां पर जाने के बाद, जाने से पहले एक दिन हम कोल्हापुर में गए, दूसरे दिन अहमदनगर आए। कोल्हापुर में जाने वाले थे तो जितने संगठन थे, हिंदुत्ववादी संगठन, उनके साथ भाजपा, सेना, बजरंगियां, उसमें कांग्रेस वाले भी बोले हम भी पीछे रहते हैं, एनसीपी वाले बोले चलो हम भी चलते हैं, इनको आने नहीं देना है करके पूरे संगठन गए। कमिश्नर को ऐसे फोटो मेमोरेंडम दिए, बोले इनको आने नहीं देना हमारे शहर के अंदर, इनको खदम रखने नहीं देना। खदम अमीर, हम रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए, असद साहब गाड़ी में आगे, इम्तियाज भाई पीछे। किसी ने वीडियो भेजा एक संगठन का, ऐसा बाबा बहुत लाल के आम्ही त्याला इथे पाय ठेवू देणार नाही। आम्हाला पाय ठेवू देणार नाही। आम्ही तर दर शुक्रवारी, हम तो हर संडे को पाय
और हमको बोल रहे कि पाय ठेऊ देनार नहीं। तो मैं गया और पहले जाके बोला, हे माझा पाय। माझा पाय आणि हे काय ठेवला ठेवला। आता काय वाकडा करतो माझा। सोलापुर में बजा के आ गए, अहमदनगर के अंदर आए तो बहुत फड़फड़ा रहे थे। मैं बोला, ये चिकनी चमेली हमारे से मत ले। एक तो ये है कि हम तुझे छेड़ नहीं रहे हैं, और जबरदस्ती तू उठे उठे ये समझ ले रहा है कि मैं कोई एनसीपी का मुसलमान लीडर हूं। तू समझ रहा मैं कांग्रेस का कोई गुलाम हूं? नहीं। अरे मैं असद साहब को मानने वाला वो आदमी पूरे पार्लियामेंट के अंदर अकेले खड़े रह के सबकी नाक में दम कर देता है, तो क्या रे चिल्लर चालर छलटे पट्टे। आज हमें जिस तरीके से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी सियासी जमातों को तकलीफ हो रही है। ये नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि आज पुलिस को बोले होंगे, जितना रोक सकते रोक लो। रोड के ऊपर ट्रैफिक अड़ाते कितना अड़ाते अड़ा दो। आज पहली मर्तबा आए हैं, फिर आएंगे, और अब अगली बार आए तो हेलीकॉप्टर में बैठ के आएंगे। कार उठाते हेलीकॉप्टर में आएंगे, उनको ऐसा बाय बाय टाटा करते हुए सीधा लैंड करवा लेंगे तुम्हारे पास। गए वो दिन जब तुम हमें रोका करते थे, हम रुकते थे। गए वो दिन जब तुम बोला करते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे पता है? अब हम जो भी बोलेंगे हम आधा ही बोलेंगे और आधा आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे अच्छी तरीके से समझ लो। हर जगह जाके अपन ऐसा ही बोलते हैं, परेशान है पूरे के पूरे, ये गटरा क्यों नहीं है, इस पे भड़काऊ भाषण का केस क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा है। वो जो खड़े हुए हैं ना ऊपर ऐसा डंडू लेके, इंतजार में है कि कब दूसरे दिन चलाए कि अवैसी का नेता आकर नासिक में भड़काऊ भाषण देकर चला गया था। हम गटते ही नहीं। आप हमको मालूम है कितना बोलना है और कितना बोलने के ऊपर क्या होता है, हमको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए आधा हम बोलते हैं और आधा ये बोलते हैं। अब कानून पुलिस वाले हैं, कानून सबूत मांगता है, हम सबूत देते ही नहीं है। तो आधा हम बोलेंगे। वो तमाम लोगों को मतलब ये नेता वो नेता, महाराष्ट्र के 2-3 नेता और दिल्ली में बैठे उनके पप्पा, समझ गए ना किसके बारे में बोल रहे हैं? भाई और बहनों, आधा मैं बोलूंगा आधा तुम बोलना, ना मेरा कुछ होता ना तुम्हारा कुछ होता। और सुनो, अच्छी तरह से सुन लो कि अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब हम बोलेंगे और तुम्हारे भांडा गोश्त मिलता ना यहाँ पे नासिक में शादियों में तैयारी मिलती है, खाए नहीं। लुकमान के कबाब वबाब खाते नहीं हो क्या?
अरे इतने जोर से बोलो, यहां तक आवाज आनी चाहिए। तो क्या नासिक के अंदर ही घूमे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे मेरे भाई आने वाले कुछ दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। मुबारकबाद किस बात के लिए? आपने वोट नहीं दिया, लेकिन आपने मजलिस को अपनी दुआओं में शामिल रखा, और वही दुआओं का नतीजा है कि बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 सीटें एमएलए की जीत कर लेकर आए। सब कहते थे कि ये बिहार में क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते थे ये हैदराबाद की शेरवानी बिहार में क्यों आ रही है। राहुल बाबा ने कह दिया कि कौन यहां पर एमआईएम को वोट देने वाला है। ओवैसी बिहार में क्यों आ रहा है, जो कांग्रेस का और खास तौर से कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडरों को हमारे पीछे छोड़ा गया था। कहते थे कि ये हैदराबाद से क्यों आ रहे हैं। बोला तुम्हारे मम्मी इटली से आए थे, हम कुछ बोले थे? हमने कुछ नहीं बोले थे, आए थे इटली से। हाँ? लेकिन हमारा भाई हैदराबाद से नहीं आ सकता। बस सारी तकलीफ यही है, सारी तकलीफ यही है कि जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद तक ही रहेगी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब बिहार के छोटे छोटे से गांव में हम जाते हैं, झोपड़ी में चले जाओ और वहां पर मोबाइल के ऊपर हमारी बुजुर्ग मां को बताओ, तो वह असदुद्दीन अवैसी की फोटो देखती है और कहती है कि हाँ ये पतंग छाप वाला है, ये हैदराबाद का है, हमारे लिए लाता है। इलेक्शन आया तो साजिशें भी आएगी, कौम को बेवकूफ बनाने का धंधा भी शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है इम्तियाज जलील एमएलए का इलेक्शन हारा, आपको मालूम है इम्तियाज जलील एमपी का इलेक्शन हारा। लेकिन एक बात बताऊं, किसी सियासी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें किसी ने हराया तो हमारी सफों में मौजूद दलालों ने हराया। अगर वो दलाल वहां पे है मेरे शहर में, तो कुछ यहां पर भी है। अलग अलग मफलर डालकर घूम रहे होंगे। कोई दादा दादा दादा, कोई दादा के पीछे लगा होगा, कोई पंजा लेकर घूम रहा होगा। अब तो उद्धव ठाकरे को भी वो अपना बड़ा सेक्युलर नेता मान रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जिसने 6 दिसंबर अभी पूरे महाराष्ट्र में जल्लोष मनाए 6 दिसंबर को, और बड़े गर्व से कहे कि हां बाबरी मस्जिद अमी पाड़ ली होती। लेकिन मुसलमान लगे हुए हैं उनके पीछे, और कुछ तो इतने गिर चुके हैं कि वो भाजपा के साथ भी है, वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ भी है, और अजीत पवार साहब के साथ भी है। वो पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत में है। मैं जब कुछ मुसलमान लीडरों को एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी के अंदर देखता हूं, लानत भेजता हूं, क्योंकि तुम्हें याद है कि एक गुस्ताख रसूल जब उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी, यही एकनाथ शिंदे साहब दूसरे दिन उसके आश्रम में गए और उसके आश्रम में जाकर उस महाराज की पीठ थपथपाई और कहा कि यार राज्यामध्ये
तुझा केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही। यानी कि जो गुस्ताख रसूल था उसकी ताईद के अंदर ये हमारे उप मुख्यमंत्री भाई अजीत पवार भी, और उसके बावजूद मुसलमान आज उनका मफलर डालकर अगर घूम रहे हैं तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि गुस्ताख रसूल सिर्फ अकेले वो महाराज नहीं है जो इसकी ताईद में खड़ा हुआ। वनडे या टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए, 2020 खेला जाए। जिसको मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं, मैं सही वक्त के ऊपर निकला था। तकरीबन 1.5 घंटा हमें नासिक के एंट्री पॉइंट के ऊपर जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तकरीबन 1.5 घंटा हम वहां पर फंसे रहे। गाड़ी में बैठे बैठे मैं सोच रहा था सही है ट्रैफिक जैम है या कोई साजिश है आप तक मैं पहुंच ना सकूं करके। हो सकता है कि साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम वसाई विरार गए थे तो वहां पर इतनी कोशिशें की गई थी कि हमें कोई मैदान ना मिले। 3 मैदान सिलेक्ट किए गए, तीनों के तीनों की परमिशन नहीं दी गई। फिर हमारे वहां के नौजवान कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब फैसला लेंगे। आखिर में एक सभा मंडप में हमारा प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहां पर उस म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पैगाम देकर आया कि तुम्हें हमारी फितरत पता नहीं है, अगली बार अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो तुम्हारे घर के अंदर सभा ली जाएगी। और अब अगर तुम ये समझ रहे हैं कि 1.5 घंटा तो हमें वहां पर नासिक में अंदर आने से रोकेंगे, तो अगले बार जब आएंगे तो 2 घंटे पहले आ जाएंगे। मैं यहां पर सबसे पहले तो नासिक के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी माओं को, मैं रास्ते भर बहुत सारे नौजवान खड़े हुए थे इस्तकबाल करने के लिए। मैं उनसे माजरत इसलिए चाहता हूं कि हम गाड़ी के ऊपर नहीं, कई किलोमीटर हम हमारे सदर साहब की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, स्कूटर के ऊपर बैठकर मैं यहां पर पहुंचा, क्योंकि किसी भी हालत में हमें पहुंचना था और जो ट्रैफिक का जाम हम देख रहे थे उससे पहुंचना बड़ा मुमकिन नहीं था। मैं नासिक, हट जाइए भाई साहब, हट जाइए, पीछे हो जाइए, या तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए, आप लोग भी नीचे बैठिए। चलिए साहब, मेरी सूरत क्या देखना है, आवाज सुनिए, आवाज के अंदर है जो भी है, आवाज के अंदर है। मैं पिछले कुछ दिनों से नासिक खबरों में बना हुआ है। तपोवन में जो झाड़ तोड़े जा रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर, मैं मुबारकबाद देता हूं नासिक के उस आवाम को जिन्होंने मुट्ठी भर क्यों न हो, उन्होंने इस जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े रहे। वो जालिम हुकूमत जो आज तक मॉब लिंचिंग के जरिए हमें मारने का काम करती थी, हमें खत्म करने का काम करती थी, अब हमारा नंबर खत्म हो गया तो नासिक में धर्म की आड़ पे झाड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। सयाजी शिंदे साहब हो, निरंजन टकले साहब हो, या यहां के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसकी मुखालिफत की, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनको यह कहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम भी पूरी तरीके से शामिल हैं।
मुझे मालूम है कि नासिक के अंदर कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने 25,000 करोड़ रुपए का फंड, 25,000 करोड़ रुपए, ए बेटा 25,000 करोड़ रुपए का फंड इस कुंभ मेले के लिए सैंक्शन किया है। ठीक है, एक धार्मिक कार्य है, आपका उत्सव है, आपका फेस्टिवल है, आप मनाइए, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए किसी एक धार्मिक कार्य के लिए खर्च करना, मैं ऐसे तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों से यह अनुरोध करूंगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे आप धर्म के, मजहब के चश्मे से मत देखिए। मैं वो शख्स हूं जिसने मेरे शहर औरंगाबाद में जब भारतीय जनता पार्टी के सही मानों में एक लोक नेता गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बनाने के लिए सरकारी जमीन दी गई, जालना रोड की, जो सबसे कीमती जमीन है, उस स्मारक का विरोध अकेले इम्तियाज जलील ने किया, विधानसभा में किया, सड़क पर किया, और मैंने ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुछ ऐसे नेता निकले हैं जिन्हें सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग मानते थे, उसमें चाहे विलासराव देशमुख साहब हो दिवंगत, या गोपीनाथ मुंडे साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उन्हें दूसरे समाज के लोग भी मानते थे। लेकिन हमने विरोध जब किया, मैं 2-4 पोजेस बना लूं क्या आपके सामने, तो फिर आप फोटोज ले लीजिएगा मेरे जितने ले सकते। तो हमने, चलिए भाई ये ढोल बांध वालों को बोलिए दूल्हे भाई आ चुके हैं मैदान के अंदर, स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने जब विरोध किया इसका, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियां दी। रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे मुझे परली से, बीड़ से लोग फोन करते, नौजवान फोन करते और कहते कि तू हमारे नेता का स्मारक का विरोध कर रहा है। मैंने विरोध क्यों किया था? मैंने ये कहा था कि आज हमारे शहर के अंदर हमें किसी पुतले की जरूरत नहीं, हमें किसी के स्मारक की जरूरत नहीं। अगर सही मानों में गोपीनाथ मुंडे साहब को श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम का एक बड़ा अस्पताल बनाओ या उनके नाम का एक स्कूल बनाओ। मुझे आज ये कहते हुए फख्र होता है कि आज इम्तियाज जलील ना तो एमएलए है ना एमपी है, लेकिन जिस जगह के ऊपर स्मारक बनाया जा रहा था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, चलिए आप लोग जरा पीछे हटेंगे, कौन सी भाषा में बोले? तो मुझे आज इस बात का फख्र है कि कोई नहीं सुन रहा था मुझे, और मेरी लड़ाई ये थी कि आज हमारे मुल्क में किसी इंसान के नाम के ऊपर, किसी जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर हम ऐसे ही पैसा नहीं लुटाना चाहिए। मैं अदालत गया और अदालत को यह कहा कि जिस जगह के ऊपर आप स्मारक बना रहे हैं वहां पर अस्पताल बनाइए। हाईकोर्ट ने उसको कबूल किया। आज से 6 महीने के बाद इंशाअल्लाह जिस जगह के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्मारक बन रहा था, वहां पर अब 400 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। 400 बेड का हॉस्पिटल। मैं आज भले ही कोई ओहदे के ऊपर नहीं हूं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर जाने वाले गरीब लोग
चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो सालों तक इस बात को याद रखेंगे कि इस जगह के ऊपर स्मारक बनने वाला था, लेकिन हमारे शहर का एक खासदार था, उसने विरोध किया और यहां पर एक अस्पताल बनाया गरीबों के लिए। 25,000 करोड़ रुपए में देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, ये मुल्क एक सेक्युलर देश है जहां पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। आप 25,000 करोड़ रुपए में इस मुल्क में कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल बना सकते हैं? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया? और अगर आप 25,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला के लिए दे रहे हैं, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, 1,000 करोड़ उन्हें भी दे दीजिएगा। दूसरे धर्म के त्योहार आ रहे हैं, उन्हें भी दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं मांग रहा हूं मेरे कौम के लिए, तो सुनिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे, वहां पर हमने नरेंद्र मोदी साहब को कहा था कि हज की सब्सिडी आप मुसलमानों को देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारी अगर इस्तेताअत है तो हम हज करने के लिए जाएंगे, हमारे पास नहीं है तो हमारा कोई भाई हमारी मदद करेगा। हमने हुकूमत से यह कहा कि जो हज के नाम के ऊपर तुम सब्सिडी देते हैं, वही पैसा तुम हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो। लेकिन हुकूमत किसकी है? उन्हें जितना सुनना था उन्होंने उतना सुना। उन्होंने हज की सब्सिडी तो बंद कर दी, लेकिन कोई स्कूल नहीं बनाया। वो चाहते हैं कि हम अनपढ़ रहे, हमारे बच्चे बच्चियों ने पढ़ना नहीं चाहिए। हमारा काम रिक्शा चलाना, ठेले लगाना, होटलों में चाय बनाना, यही काम वो हमसे उम्मीद करते हैं। नौजवानों, इस मुल्क को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो यकीन मानिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें तालीम हासिल करना होगा, हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर कोई हमें निशाना बनाए हुए है। इससे बढ़कर और क्या खराबी हमें देखने को चाहिए? हर रोज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, हमारी दरगाहों को खत्म कर दिया जा रहा, गरीबों के घरों को बुलडोजर के जरिए हर रोज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य के अंदर देखते हैं। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी और कोई मुद्दा लेकर चंद ही मिनटों के अंदर वो आशियाने को, वो गरीबों का महल, छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, उसे गिरा दी जा रही है। कैसे कैसे कानून आज इस मुल्क में हमारे खिलाफ लाए जा रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा है, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने तय कर लिया है कि हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये लोग चाहिए ही नहीं। हर रोज कोई ना कोई एक मंत्री खड़े रहता है, कभी हमारे मजहब को गाली, कभी हमारे नौजवानों को, कभी हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया, कभी हमारे टोपी को, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और हम खामोश तमाशाई बनकर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम इस मुल्क के अंदर जब 1947 में हमारे पुरखों से पूछा गया था
हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो हमारे पुरखों ने कहा था और हम भी कह रहे हैं कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आए दिन कोई ना कोई खड़े रहता है और समझता है कि वो बोलेगा तो इन सब को सुनना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो तुमको सबको सुनना पड़ेगा। हम सुनते थे, हम इतने सालों तक हम वनडे या टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए, 2020 खेला जाए। उसको मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं, मैं सही वक्त के ऊपर निकला था। तकरीबन 1.5 घंटा हमें नासिक के एंट्री पॉइंट के ऊपर जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तकरीबन 1.5 घंटा हम वहां पर फंसे रहे। गाड़ी में बैठे बैठे मैं सोच रहा था सही है ट्रैफिक जैम है या कोई साजिश है आप तक मैं पहुंच ना सकूं करके। हो सकता है कि साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम वसाई विरार गए थे तो वहां पर इतनी कोशिशें की गई थी कि हमें कोई मैदान ना मिले। 3 मैदान सिलेक्ट किए गए, तीनों के तीनों की परमिशन नहीं दी गई। फिर हमारे वहां के नौजवान कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब फैसला लेंगे। आखिर में एक सभा मंडप में हमारा प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहां पर उस म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पैगाम देकर आया कि तुम्हें हमारी फितरत पता नहीं है, अगली बार अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो तुम्हारे घर के अंदर सभा ली जाएगी। और अब अगर तुम ये समझ रहे हैं कि 1.5 घंटा तो हमें वहां पर नासिक में अंदर आने से रोकेंगे, तो अगले बार जब आएंगे तो 2 घंटे पहले आ जाएंगे। मैं यहां पर सबसे पहले तो नासिक के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी माओं को, मैं रास्ते भर बहुत सारे नौजवान खड़े हुए थे इस्तकबाल करने के लिए। मैं उनसे माजरत इसलिए चाहता हूं कि हम गाड़ी के ऊपर नहीं, कई किलोमीटर हम हमारे सदर साहब की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, स्कूटर के ऊपर बैठकर मैं यहां पर पहुंचा, क्योंकि किसी भी हालत में हमें पहुंचना था और जो ट्रैफिक का जाम हम देख रहे थे उससे पहुंचना बड़ा मुमकिन नहीं था। मैं नासिक, हट जाइए भाई साहब, हट जाइए, पीछे हो जाइए, या तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए, आप लोग भी नीचे बैठिए। चलिए साहब, मेरी सूरत क्या देखना है, आवाज सुनिए, आवाज के अंदर है जो भी है, आवाज के अंदर है। मैं पिछले कुछ दिनों से नासिक खबरों में बना हुआ है। तपोवन में जो झाड़ तोड़े जा रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर, मैं मुबारकबाद देता हूं नासिक के उस आवाम को जिन्होंने मुट्ठी भर क्यों न हो, उन्होंने इस जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े रहे। वो जालिम हुकूमत जो आज तक मॉब लिंचिंग के जरिए हमें मारने का काम करती थी, हमें खत्म करने का काम करती थी, अब हमारा नंबर खत्म हो गया तो नासिक में धर्म की आड़ पे झाड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। सयाजी शिंदे साहब हो, निरंजन टकले साहब हो, या यहां के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसकी मुखालिफत की,
मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनको यह कहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम भी पूरी तरीके से शामिल हैं। मुझे मालूम है कि नासिक के अंदर कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने 25,000 करोड़ रुपए का फंड, 25,000 करोड़ रुपए, ए बेटा 25,000 करोड़ रुपए का फंड इस कुंभ मेले के लिए सैंक्शन किया है। ठीक है, एक धार्मिक कार्य है, आपका उत्सव है, आपका फेस्टिवल है, आप मनाइए, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए किसी एक धार्मिक कार्य के लिए खर्च करना, मैं ऐसे तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों से यह अनुरोध करूंगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे आप धर्म के, मजहब के चश्मे से मत देखिए। मैं वो शख्स हूं जिसने मेरे शहर औरंगाबाद में जब भारतीय जनता पार्टी के सही मानों में एक लोक नेता गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बनाने के लिए सरकारी जमीन दी गई, जालना रोड की जो सबसे कीमती जमीन है, उस स्मारक का विरोध अकेले इम्तियाज जलील ने किया, विधानसभा में किया, सड़क पर किया, और मैंने ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुछ ऐसे नेता निकले हैं जिन्हें सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग मानते थे। उसमें चाहे विलासराव देशमुख साहब हो दिवंगत, या गोपीनाथ मुंडे साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उन्हें दूसरे समाज के लोग भी मानते थे। लेकिन हमने विरोध जब किया, मैं 2-4 पोजेस बना लूं क्या आपके सामने, तो फिर आप फोटोज ले लीजिएगा मेरे जितने ले सकते। तो हमने, चलिए भाई ये ढोल बांध वालों को बोलिए दूल्हे भाई आ चुके हैं मैदान के अंदर, स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने जब विरोध किया इसका, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियां दी। रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे मुझे परली से, बीड़ से लोग फोन करते, नौजवान फोन करते और कहते कि तू हमारे नेता का स्मारक का विरोध कर रहा है। मैंने विरोध क्यों किया था? मैंने ये कहा था कि आज हमारे शहर के अंदर हमें किसी पुतले की जरूरत नहीं, हमें किसी के स्मारक की जरूरत नहीं। अगर सही मानों में गोपीनाथ मुंडे साहब को श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम का एक बड़ा अस्पताल बनाओ या उनके नाम का एक स्कूल बनाओ। मुझे आज ये कहते हुए फख्र होता है कि आज इम्तियाज जलील ना तो एमएलए है ना एमपी है, लेकिन जिस जगह के ऊपर स्मारक बनाया जा रहा था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, चलिए आप लोग जरा पीछे हटेंगे, कौन सी भाषा में बोले? तो मुझे आज इस बात का फख्र है कि कोई नहीं सुन रहा था मुझे, और मेरी लड़ाई ये थी कि आज हमारे मुल्क में किसी इंसान के नाम के ऊपर, किसी जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर हम ऐसे ही पैसा नहीं लुटाना चाहिए। मैं अदालत गया और अदालत को यह कहा कि जिस जगह के ऊपर आप स्मारक बना रहे हैं वहां पर अस्पताल बनाइए। हाईकोर्ट ने उसको कबूल किया। आज से 6 महीने के बाद इंशाअल्लाह जिस जगह के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्मारक बन रहा था, वहां पर अब 400 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। 400 बेड का हॉस्पिटल। मैं आज भले ही
कोई ओहदे के ऊपर नहीं हूं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर जाने वाले गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो सालों तक इस बात को याद रखेंगे कि इस जगह के ऊपर स्मारक बनने वाला था, लेकिन हमारे शहर का एक खासदार था, उसने विरोध किया और यहां पर एक अस्पताल बनाया गरीबों के लिए। 25,000 करोड़ रुपए में देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, ये मुल्क एक सेक्युलर देश है जहां पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। आप 25,000 करोड़ रुपए में इस मुल्क में कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल बना सकते हैं? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया? और अगर आप 25,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला के लिए दे रहे हैं, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, 1,000 करोड़ उन्हें भी दे दीजिएगा। दूसरे धर्म के त्योहार आ रहे हैं, उन्हें भी दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं मांग रहा हूं मेरे कौम के लिए, तो सुनिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे, वहां पर हमने नरेंद्र मोदी साहब को कहा था कि हज की सब्सिडी आप मुसलमानों को देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारी अगर इस्तेताअत है तो हम हज करने के लिए जाएंगे, हमारे पास नहीं है तो हमारा कोई भाई हमारी मदद करेगा। हमने हुकूमत से यह कहा कि जो हज के नाम के ऊपर तुम सब्सिडी देते हैं, वही पैसा तुम हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो। लेकिन हुकूमत किसकी है? उन्हें जितना सुनना था उन्होंने उतना सुना। उन्होंने हज की सब्सिडी तो बंद कर दी, लेकिन कोई स्कूल नहीं बनाया। वो चाहते हैं कि हम अनपढ़ रहे, हमारे बच्चे बच्चियों ने पढ़ना नहीं चाहिए। हमारा काम रिक्शा चलाना, ठेले लगाना, होटलों में चाय बनाना, यही काम वो हमसे उम्मीद करते हैं। नौजवानों, इस मुल्क को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो यकीन मानिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें तालीम हासिल करना होगा, हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर कोई हमें निशाना बनाए हुए है। इससे बढ़कर और क्या खराबी हमें देखने को चाहिए? हर रोज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, हमारी दरगाहों को खत्म कर दिया जा रहा, गरीबों के घरों को बुलडोजर के जरिए हर रोज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य के अंदर देखते हैं। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी और कोई मुद्दा लेकर चंद ही मिनटों के अंदर वो आशियाने को, वो गरीबों का महल, छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, उसे गिरा दी जा रही है। कैसे कैसे कानून आज इस मुल्क में हमारे खिलाफ लाए जा रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा है, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने तय कर लिया है कि हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये लोग चाहिए ही नहीं। हर रोज कोई ना कोई एक मंत्री खड़े रहता है, कभी हमारे मजहब को गाली, कभी हमारे नौजवानों को, कभी हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया, कभी हमारे टोपी को, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और हम खामोश तमाशाई बनकर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम
इस मुल्क के अंदर जब 1947 में हमारे पुरखों से पूछा गया था, हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो हमारे पुरखों ने कहा था और हम भी कह रहे हैं कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आए दिन कोई ना कोई खड़े रहता है और समझता है कि वो बोलेगा तो इन सब को सुनना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो तुमको सबको सुनना पड़ेगा। हम सुनते थे, हम इतने सालों तक हम वनडे या टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए, 2020 खेला जाए। उसको मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं, मैं सही वक्त के ऊपर निकला था। तकरीबन 1.5 घंटा हमें नासिक के एंट्री पॉइंट के ऊपर जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तकरीबन 1.5 घंटा हम वहां पर फंसे रहे। गाड़ी में बैठे बैठे मैं सोच रहा था सही है ट्रैफिक जैम है या कोई साजिश है आप तक मैं पहुंच ना सकूं करके। हो सकता है कि साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम वसाई विरार गए थे तो वहां पर इतनी कोशिशें की गई थी कि हमें कोई मैदान ना मिले। 3 मैदान सिलेक्ट किए गए, तीनों के तीनों की परमिशन नहीं दी गई। फिर हमारे वहां के नौजवान कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब फैसला लेंगे। आखिर में एक सभा मंडप में हमारा प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहां पर उस म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पैगाम देकर आया कि तुम्हें हमारी फितरत पता नहीं है, अगली बार अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो तुम्हारे घर के अंदर सभा ली जाएगी। और अब अगर तुम ये समझ रहे हैं कि 1.5 घंटा तो हमें वहां पर नासिक में अंदर आने से रोकेंगे, तो अगले बार जब आएंगे तो 2 घंटे पहले आ जाएंगे। मैं यहां पर सबसे पहले तो नासिक के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी माओं को, मैं रास्ते भर बहुत सारे नौजवान खड़े हुए थे इस्तकबाल करने के लिए। मैं उनसे माजरत इसलिए चाहता हूं कि हम गाड़ी के ऊपर नहीं, कई किलोमीटर हम हमारे सदर साहब की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, स्कूटर के ऊपर बैठकर मैं यहां पर पहुंचा, क्योंकि किसी भी हालत में हमें पहुंचना था और जो ट्रैफिक का जाम हम देख रहे थे उससे पहुंचना बड़ा मुमकिन नहीं था। मैं नासिक, हट जाइए भाई साहब, हट जाइए, पीछे हो जाइए, या तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए, आप लोग भी नीचे बैठिए। चलिए साहब, मेरी सूरत क्या देखना है, आवाज सुनिए, आवाज के अंदर है जो भी है, आवाज के अंदर है। मैं पिछले कुछ दिनों से नासिक खबरों में बना हुआ है। तपोवन में जो झाड़ तोड़े जा रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर, मैं मुबारकबाद देता हूं नासिक के उस आवाम को जिन्होंने मुट्ठी भर क्यों ना हो, उन्होंने इस जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े रहे। वो जालिम हुकूमत जो आज तक मॉब लिंचिंग के जरिए हमें मारने का काम करती थी, हमें खत्म करने का काम करती थी, अब हमारा नंबर खत्म हो गया तो नासिक में धर्म की आड़ पे झाड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। सयाजी शिंदे साहब हो, निरंजन टकले साहब हो,
या यहाँ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसकी मुखालिफत की, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनको यह कहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम भी पूरी तरीके से शामिल हैं। मुझे मालूम है कि नासिक के अंदर कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने 25,000 करोड़ रुपए का फंड, 25,000 करोड़ रुपए, ए बेटा 25,000 करोड़ रुपए का फंड इस कुंभ मेले के लिए सैंक्शन किया है। ठीक है, एक धार्मिक कार्य है, आपका उत्सव है, आपका फेस्टिवल है, आप मनाइए, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए किसी एक धार्मिक कार्य के लिए खर्च करना, मैं ऐसे तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों से यह अनुरोध करूंगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे आप धर्म के, मजहब के चश्मे से मत देखिए। मैं वो शख्स हूं जिसने मेरे शहर औरंगाबाद में जब भारतीय जनता पार्टी के सही मानों में एक लोक नेता गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बनाने के लिए सरकारी जमीन दी गई, जालना रोड की, जो सबसे कीमती जमीन है, उस स्मारक का विरोध अकेले इम्तियाज जलील ने किया, विधानसभा में किया, सड़क पर किया, और मैंने ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुछ ऐसे नेता निकले हैं जिन्हें सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग मानते थे। उसमें चाहे विलासराव देशमुख साहब हो दिवंगत, या गोपीनाथ मुंडे साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उन्हें दूसरे समाज के लोग भी मानते थे। लेकिन हमने विरोध जब किया, मैं 2-4 पोजेस बना लूं क्या आपके सामने, तो फिर आप फोटोज ले लीजिएगा मेरे जितने भी। तो हमने, चलिए भाई ये ढोल बांध वालों को बोलिए दूल्हे भाई आ चुके हैं मैदान के अंदर, स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने जब विरोध किया इसका, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियां दी। रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे मुझे परली से, बीड़ से लोग फोन करते, नौजवान फोन करते और कहते कि तू हमारे नेता का स्मारक का विरोध कर रहा है। मैंने विरोध क्यों किया था? मैंने ये कहा था कि आज हमारे शहर के अंदर हमें किसी पुतले की जरूरत नहीं, हमें किसी के स्मारक की जरूरत नहीं। अगर सही मानों में गोपीनाथ मुंडे साहब को श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम का एक बड़ा अस्पताल बनाओ या उनके नाम का एक स्कूल बनाओ। मुझे आज ये कहते हुए फख्र होता है कि आज इम्तियाज जलील ना तो एमएलए है ना एमपी है, लेकिन जिस जगह के ऊपर स्मारक बनाया जा रहा था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, चलिए आप लोग जरा पीछे हटेंगे, कौन सी भाषा में बोले? तो मुझे आज इस बात का फख्र है कि कोई नहीं सुन रहा था मुझे, और मेरी लड़ाई ये थी कि आज हमारे मुल्क में किसी इंसान के नाम के ऊपर, किसी जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर हम ऐसे ही पैसा नहीं लुटाना चाहिए। मैं अदालत गया और अदालत को यह कहा कि जिस जगह के ऊपर आप स्मारक बना रहे हैं वहां पर अस्पताल बनाइए। हाईकोर्ट ने उसको कबूल किया। आज से 6 महीने के बाद इंशाअल्लाह जिस जगह के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्मारक बन रहा था वहां पर अब
400 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है, 400 बेड का हॉस्पिटल। मैं आज भले ही कोई ओहदे के ऊपर नहीं हूं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर जाने वाले गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो सालों तक इस बात को याद रखेंगे कि इस जगह के ऊपर स्मारक बनने वाला था, लेकिन हमारे शहर का एक खासदार था, उसने विरोध किया और यहां पर एक अस्पताल बनाया गरीबों के लिए। 25,000 करोड़ रुपए में देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, ये मुल्क एक सेक्युलर देश है जहां पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। आप 25,000 करोड़ रुपए में इस मुल्क में कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल बना सकते हैं? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया? और अगर आप 25,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला के लिए दे रहे हैं, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, 1,000 करोड़ उन्हें भी दे दीजिएगा। दूसरे धर्म के त्योहार आ रहे हैं, उन्हें भी दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं मांग रहा हूं मेरे कौम के लिए, तो सुनिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे, वहां पर हमने नरेंद्र मोदी साहब को कहा था कि हज की सब्सिडी आप मुसलमानों को देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारी अगर इस्तेताअत है तो हम हज करने के लिए जाएंगे, हमारे पास नहीं है तो हमारा कोई भाई हमारी मदद करेगा। हमने हुकूमत से यह कहा कि जो हज के नाम के ऊपर तुम सब्सिडी देते हैं, वही पैसा तुम हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो। लेकिन हुकूमत किसकी है? उन्हें जितना सुनना था उन्होंने उतना सुना। उन्होंने हज की सब्सिडी तो बंद कर दी, लेकिन कोई स्कूल नहीं बनाया। वो चाहते हैं कि हम अनपढ़ रहे, हमारे बच्चे बच्चियों ने पढ़ना नहीं चाहिए। हमारा काम रिक्शा चलाना, ठेले लगाना, होटलों में चाय बनाना, यही काम वो हमसे उम्मीद करते हैं। नौजवानों, इस मुल्क को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो यकीन मानिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें तालीम हासिल करना होगा, हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर कोई हमें निशाना बनाए हुए है। इससे बढ़कर और क्या खराबी हमें देखने को चाहिए? हर रोज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, हमारी दरगाहों को खत्म कर दिया जा रहा, गरीबों के घरों को बुलडोजर के जरिए हर रोज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य के अंदर देखते हैं। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी और कोई मुद्दा लेकर चंद ही मिनटों के अंदर वो आशियाने को, वो गरीबों का महल, छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, उसे गिरा दी जा रही है। कैसे कैसे कानून आज इस मुल्क में हमारे खिलाफ लाए जा रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा है, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तय कर लिया है कि हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये लोग चाहिए ही नहीं। हर रोज कोई ना कोई एक मंत्री खड़े रहता है, कभी हमारे मजहब को गाली, कभी हमारे नौजवानों को, कभी हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया, कभी हमारे टोपी को, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है।
और हम खामोश तमाशाई बनकर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम इस मुल्क के अंदर जब 1947 में हमारे पुरखों से पूछा गया था, हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो हमारे पुरखों ने कहा था और हम भी कह रहे हैं कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आए दिन कोई ना कोई खड़े रहता है और समझता है कि वो बोलेगा तो इन सब को सुनना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो तुमको सबको सुनना पड़ेगा। हम सुनते थे, हम इतने सालों तक हम वनडे या टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए, 2020 खेला जाए। जिसको मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं, मैं सही वक्त के ऊपर निकला था। तकरीबन 1.5 घंटा हमें नासिक के एंट्री पॉइंट के ऊपर जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तकरीबन 1.5 घंटा हम वहां पर फंसे रहे। गाड़ी में बैठे बैठे मैं सोच रहा था सही है ट्रैफिक जैम है या कोई साजिश है आप तक मैं पहुंच ना सकूं करके। हो सकता है कि साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम वसाई विरार गए थे तो वहां पर इतनी कोशिशें की गई थी कि हमें कोई मैदान ना मिले। 3 मैदान सिलेक्ट किए गए, तीनों के तीनों की परमिशन नहीं दी गई। फिर हमारे वहां के नौजवान कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब फैसला लेंगे। आखिर में एक सभा मंडप में हमारा प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहां पर उस म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पैगाम देकर आया कि तुम्हें हमारी फितरत पता नहीं है, अगली बार अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो तुम्हारे घर के अंदर सभा ली जाएगी। और अब अगर तुम ये समझ रहे हैं कि 1.5 घंटा तो हमें वहां पर नासिक में अंदर आने से रोकेंगे, तो अगले बार जब आएंगे तो 2 घंटे पहले आ जाएंगे। मैं यहां पर सबसे पहले तो नासिक के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी माओं को, मैं रास्ते भर बहुत सारे नौजवान खड़े हुए थे इस्तकबाल करने के लिए। मैं उनसे माजरत इसलिए चाहता हूं कि हम गाड़ी के ऊपर नहीं, कई किलोमीटर हम हमारे सदर साहब की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, स्कूटर के ऊपर बैठकर मैं यहां पर पहुंचा, क्योंकि किसी भी हालत में हमें पहुंचना था और जो ट्रैफिक का जाम हम देख रहे थे उससे पहुंचना बड़ा मुमकिन नहीं था। मैं नासिक, हट जाइए भाई साहब, हट जाइए, पीछे हो जाइए, या तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए, आप लोग भी नीचे बैठिए। चलिए साहब, मेरी सूरत क्या देखना है, आवाज सुनिए, आवाज के अंदर है जो भी है, आवाज के अंदर है। मैं पिछले कुछ दिनों से नासिक खबरों में बना हुआ है। तपोवन में जो झाड़ तोड़े जा रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर, मैं मुबारकबाद देता हूं नासिक के उस आवाम को जिन्होंने मुट्ठी भर क्यों न हो, उन्होंने इस जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े रहे। वो जालिम हुकूमत जो आज तक मॉब लिंचिंग के जरिए हमें मारने का काम करती थी, हमें खत्म करने का काम करती थी, अब हमारा नंबर खत्म हो गया तो नासिक में धर्म की आड़ पे झाड़ों को काटने का काम किया जा रहा है।
सयाजी शिंदे साहब हो, निरंजन टकले साहब हो, या यहाँ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसकी मुखालिफत की, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनको यह कहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम भी पूरी तरीके से शामिल हैं। मुझे मालूम है कि नासिक के अंदर कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने 25,000 करोड़ रुपए का फंड, 25,000 करोड़ रुपए, ए बेटा 25,000 करोड़ रुपए का फंड इस कुंभ मेले के लिए सैंक्शन किया है। ठीक है, एक धार्मिक कार्य है, आपका उत्सव है, आपका फेस्टिवल है, आप मनाइए, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए किसी एक धार्मिक कार्य के लिए खर्च करना, मैं ऐसे तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों से यह अनुरोध करूंगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे आप धर्म के, मजहब के चश्मे से मत देखिए। मैं वो शख्स हूं जिसने मेरे शहर औरंगाबाद में जब भारतीय जनता पार्टी के सही मानों में एक लोक नेता गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बनाने के लिए सरकारी जमीन दी गई, जालना रोड की जो सबसे कीमती जमीन है, उस स्मारक का विरोध अकेले इम्तियाज जलील ने किया, विधानसभा में किया, सड़क पर किया, और मैंने ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुछ ऐसे नेता निकले हैं जिन्हें सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग मानते थे। उसमें चाहे विलासराव देशमुख साहब हो दिवंगत, या गोपीनाथ मुंडे साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उन्हें दूसरे समाज के लोग भी मानते थे। लेकिन हमने विरोध जब किया, मैं 2-4 पोजेस बना लूं क्या आपके सामने, तो फिर आप फोटोज ले लीजिएगा मेरे जितने। तो हमने, चलिए भाई ये ढोल बांध वालों को बोलिए दूल्हे भाई आ चुके हैं मैदान के अंदर, स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने जब विरोध किया इसका, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियां दी। रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे मुझे परली से, बीड़ से लोग फोन करते, नौजवान फोन करते और कहते कि तू हमारे नेता का स्मारक का विरोध कर रहा है। मैंने विरोध क्यों किया था? मैंने ये कहा था कि आज हमारे शहर के अंदर हमें किसी पुतले की जरूरत नहीं, हमें किसी के स्मारक की जरूरत नहीं। अगर सही मानों में गोपीनाथ मुंडे साहब को श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम का एक बड़ा अस्पताल बनाओ या उनके नाम का एक स्कूल बनाओ। मुझे आज ये कहते हुए फख्र होता है कि आज इम्तियाज जलील ना तो एमएलए है ना एमपी है, लेकिन जिस जगह के ऊपर स्मारक बनाया जा रहा था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, चलिए आप लोग जरा पीछे हटेंगे, कौन सी भाषा में बोले? तो मुझे आज इस बात का फख्र है कि कोई नहीं सुन रहा था मुझे, और मेरी लड़ाई ये थी कि आज हमारे मुल्क में किसी इंसान के नाम के ऊपर, किसी जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर हम ऐसे ही पैसा नहीं लुटाना चाहिए। मैं अदालत गया और अदालत को यह कहा कि जिस जगह के ऊपर आप स्मारक बना रहे हैं वहां पर अस्पताल बनाइए। हाईकोर्ट ने उसको कबूल किया। आज से 6 महीने के बाद इंशाअल्लाह जिस जगह के ऊपर
एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्मारक बन रहा था, वहां पर अब 400 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। 400 बेड का हॉस्पिटल। मैं आज भले ही कोई ओहदे के ऊपर नहीं हूं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर जाने वाले गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो सालों तक इस बात को याद रखेंगे कि इस जगह के ऊपर स्मारक बनने वाला था, लेकिन हमारे शहर का एक खासदार था, उसने विरोध किया और यहां पर एक अस्पताल बनाया गरीबों के लिए। 25,000 करोड़ रुपए में देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, ये मुल्क एक सेक्युलर देश है जहां पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। आप 25,000 करोड़ रुपए में इस मुल्क में कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल बना सकते हैं? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया? और अगर आप 25,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला के लिए दे रहे हैं, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, 1,000 करोड़ उन्हें भी दे दीजिएगा। दूसरे धर्म के त्योहार आ रहे हैं, उन्हें भी दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं मांग रहा हूं मेरे कौम के लिए, तो सुनिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे, वहां पर हमने नरेंद्र मोदी साहब को कहा था कि हज की सब्सिडी आप मुसलमानों को देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारी अगर इस्तेताअत है तो हम हज करने के लिए जाएंगे, हमारे पास नहीं है तो हमारा कोई भाई हमारी मदद करेगा। हमने हुकूमत से यह कहा कि जो हज के नाम के ऊपर तुम सब्सिडी देते हैं, वही पैसा तुम हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो। लेकिन हुकूमत किसकी है? उन्हें जितना सुनना था उन्होंने उतना सुना। उन्होंने हज की सब्सिडी तो बंद कर दी, लेकिन कोई स्कूल नहीं बनाया। वो चाहते हैं कि हम अनपढ़ रहे, हमारे बच्चे बच्चियों ने पढ़ना नहीं चाहिए। हमारा काम रिक्शा चलाना, ठेले लगाना, होटलों में चाय बनाना, यही काम वो हमसे उम्मीद करते हैं। नौजवानों, इस मुल्क को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो यकीन मानिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें तालीम हासिल करना होगा, हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर कोई हमें निशाना बनाए हुए है। इससे बढ़कर और क्या खराबी हमें देखने को चाहिए? हर रोज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, हमारी दरगाहों को खत्म कर दिया जा रहा, गरीबों के घरों को बुलडोजर के जरिए हर रोज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य के अंदर देखते हैं। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी और कोई मुद्दा लेकर चंद ही मिनटों के अंदर वो आशियाने को, वो गरीबों का महल, छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, उसे गिरा दी जा रही है। कैसे कैसे कानून आज इस मुल्क में हमारे खिलाफ लाए जा रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा है, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तय कर लिया है कि हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये लोग चाहिए ही नहीं। हर रोज कोई ना कोई एक मंत्री खड़े रहता है, कभी हमारे मजहब को गाली, कभी हमारे नौजवानों को, कभी हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया,
कभी हमारे टोपी को, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और हम खामोश तमाशाई बनकर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम इस मुल्क के अंदर जब 1947 में हमारे पुरखों से पूछा गया था, हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो हमारे पुरखों ने कहा था और हम भी कह रहे हैं कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आए दिन कोई ना कोई खड़े रहता है और समझता है कि वो बोलेगा तो इन सब को सुनना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो तुमको सबको सुनना पड़ेगा। हम सुनते थे, हम इतने सालों तक लेकिन आज हमारी छोटी छोटी बातों को किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। हम खतई ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाएंगे जो हमारे कानून की धज्जियां उड़ाता हो। हम कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं और कानून में फैसला करना चाहिए, लेकिन अगर कानून कोई फैसला कर रही है तो यह सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, कि हमें हर रोज कोई ना कोई गालियां देता है, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। और अगर हम जरा सी भी बात कर दें तो किस तरीके से हमारे ऊपर केसेस लादे जा रहे हैं। जेलों के अंदर न जाने कितने नौजवान हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद है। सबसे ज्यादा दलित समाज के, आदिवासी, मुसलमान, उन्हें लगता है कि इनकी कोई आवाज नहीं है, उठाओ इन्हें और डालो जेलों में। मैंने जैसा कहा आपको, इलेक्शन आया है तो साजिशें भी आएगी। महाराष्ट्र में हुकूमत किसकी है? भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी। मुंबई के महानगर पालिका का इलेक्शन, महाराष्ट्र के महानगर पालिका का इलेक्शन, हुकूमत तीनों की। लेकिन कल दिन भर टीवी के ऊपर एक खबर दिखाई जा रही थी कि एनसीपी के नवाब मलिक की वजह से हम एनसीपी के साथ सौदा नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। यह भाजपा का एक नेता, भाजपा का एक मुंबई का अध्यक्ष कह रहा था। मुसलमानों, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि यह सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के धंधे। कैसे? मैंने तीनों का नाम रखा। देवा भाव का नाम ईना, एकनाथ शिंदे का नाम मीना और अजीत दादा का डिका। ईना मीना डिका। तो दो को मालूम है, देवेंद्र फडणवीस को तो मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी आएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे भी नहीं। और हां, देवा भाव बिल्कुल सही सोचे हैं आपने। हम कभी नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, कभी नहीं देंगे तुम्हारा साथ। तो देवा भाव ने मीना से पूछा, है मीना, तुला मिळतील का या मत लोकांचे मत? मीना मतलब एकनाथ शिंदे से। तो बोले तुला मिळतील का? तो मीना ने जवाब दिया, हो मिळणार होते, पण ते इम्तियाज जलीलने माझी खूप वाट लावलेली आहे, आता नहीं मिलणार। तो दोनों ने मिलकर सोचे कि अपन दोनों को तो मिल रहे नहीं है, तो क्या करना? बोले अजीत दादा को छोड़ दो मुसलमानों के पीछे। अब मुसलमान बेचारा भोला भाला, एनसीबी का मफलर, और दादा ने बस नजर उठा के देख लिया उसकी तरफ, तो वो इतना खुश कि जैसा जन्नत के दरवाजे खुल गए उसको। दादा ने देख लिया, बस उसी में खुश। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि दादा को वोट करने का मतलब भाजपा को वोट करने का मतलब?
दादा को वोट करने का मतलब गुस्ताख रसूल को वोट करने का मतलब? क्या यह सच्चाई नहीं है? लेकिन उन्हें मालूम है कि इलेक्शन के वक्त इनको भोला भाला एक बार फिर से घुमाया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा, इलेक्शन खत्म फिर सब साथ में मिलकर आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यह हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं। आपको वक्त देना होगा अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। आपको मेहनत करनी होगी अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। आपको अपने जेब में हाथ डालना होगा अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। 1 करोड़ रुपया किसे कहते हैं मालूम है आपको? 100 लाख रुपये जब जमा होते हैं तो 1 करोड़ रुपया होता है। कल पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पार्टी के अकाउंट के अंदर कितना पैसा है? 10,103 करोड़ रुपये। 10,103 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी को उनके चाहने वालों ने उन्हें डोनेशन के तौर के ऊपर दिया। करीब 200 करोड़ रुपये कांग्रेस को चाहने वालों ने डोनेशन के तौर के ऊपर। अरे जिस पार्टी आज से 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीती थी, 2 लोकसभा की, आज वो 300 सीटों के ऊपर अगर आए हैं तो उनके लोगों ने मेहनत किए, उनके लोगों ने अपने जेब में हाथ डालकर, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000, किसी ने लाख, किसी ने 10 लाख रुपया, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत बनानी थी। हम आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको वक्त निकालना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। इतनी आवाम अगर यहां पर अगर मैं देख रहा हूं, इतने सारे नौजवान, इतना जोश, इतना जज्बा, क्या हम यहां पे कॉर्पोरेटर्स नहीं चुनकर ला सकते हैं? नहीं ला सकते? दूसरे पार्टी के ज्यादा लोग यहां बैठे भी लग रहे हैं। मुंह में से निकल ही नहीं रहा है। ला सकते या नहीं ला सकते? पतंग उड़ा सकते क्या नहीं सकते? कैसे उड़ाते हैं पतंग बताओ? मीडिया वालों जरा उनको भी दिखाओ ना उसमें। आपसे मैं यह अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं मेरे भाई कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असद, ये जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं ना, पिछले 10 मिनट से है, तो 10 मिनट बचे हुए, 9 मिनट बचे हुए, अब धीरे से कोई बोला 2 मिनट बचे हुए। अरे 2 मिनट में तो अपन ठोक के निकल जाते हैं। ठोक के बोले तो अपन पार्लियामेंट के अंदर अपने को 2 ही मिनट का टाइम मिलता था बोलने के लिए, तो 2 मिनट के अंदर अपन अच्छी अच्छी बजा के निकल जाते थे। उनको बाद में समझ में आता था कि अपन ने क्या बोले है। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ गया, मैंने देखा और मैं ये सोचता था कि असदुद्दीन अवैसी को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। अकेला एक तरफ मेरा शेर खड़ा और पूरे के पूरे एक तरफ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन। मैं अवैसी साहब को देखकर सोचता था कि उन्हें ये हिम्मत कहां से मिलती है। आज मुझे उसका जवाब मिलता है, उन्हें ये हिम्मत यहां से मिलती है, यहां से मिलती है। इसीलिए वो कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटे। जब वो बोलने वाले रहते थे पार्लियामेंट के अंदर, तो भाजपा का कोई नेता आता था और मेरे से पूछता था, हाँ भैया आज बोलेंगे ओवैसी साहब? तो बोले हाँ आज बोलेंगे ओवैसी साहब। तो बोले क्या बोलेंगे आज, कौन से मुद्दे पे बात करेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे आज फिर से एक बार, अच्छी तरह से बताएंगे। मायने नहीं रखता है मेरे भाई कितने चाहिए, गूंगे मुक्के बैरों की जरूरत नहीं। 2, 5, 10 तैयार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझे थे कि इम्तियाज जलील को एमएलए में गिरा देंगे, मजलिस खत्म हो जाएगी,
ए लोडा सुन, बहुत बड़ा बिल्डर है ना तू, इतनी पब्लिक फुकट में जमा करके दिखा दो, तेरे को मानूंगा मैं उसका। गाड़ियां भेजना पड़ता, गाड़ियां भेजना पड़ता, 500 देना पड़ता, तब आकर बैठते हैं, 500 रुपए मिले कि फिर बुल के निकल जाते हैं। ये अकेले, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो एक मुझे और आपको एक रिश्ते में बांधी हुई है। और वो रिश्ता क्या है? आज पूरे नासिक के अंदर आपको मेरे साथ रिकॉर्ड करना ही है, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये नारा सिर्फ मजलिस के जलसों में होता है। तो मेरे साथ हाथ ऊंचा करके लगाइए नारा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कल चला देगा कोई ना कोई तो चलाएगा, कल कोई ना कोई तो चलाएगा। क्या नहीं थे यूं नशे भड़काओ नारे दिले, बड़ी तकलीफ होती है तुम लोगों को तकलीफ में देखकर, क्योंकि 75 साल तुमने हमें बड़ी तकलीफ दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले 75 साल हमारी बारी है, अब हम देंगे इंशाल्लाह। जाते जाते वादा करिए मजलिस का साथ देंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे और यहाँ पर भी इंशाल्लाह मजलिस का झंडा लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हमारी छोटी छोटी बातों को किस तरीके से बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। हम खतई ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाएंगे जो हमारे कानून की धज्जियां उड़ाता हो। हम कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं और कानून में फैसला करना चाहिए, लेकिन अगर कानून कोई फैसला कर रही है तो यह सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, कि हमें हर रोज कोई ना कोई गालियां देता है, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। और अगर हम जरा सी भी बात कर दें तो किस तरीके से हमारे ऊपर केसेस लादे जा रहे हैं। जेलों के अंदर न जाने कितने नौजवान हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद है। सबसे ज्यादा दलित समाज के, आदिवासी, मुसलमान, उन्हें लगता है कि इनकी कोई आवाज नहीं है, उठाओ इन्हें और डालो जेलों में। मैंने जैसा कहा आपको, इलेक्शन आया है तो साजिशें भी आएगी। महाराष्ट्र में हुकूमत किसकी है? भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी। मुंबई के महानगर पालिका का इलेक्शन, महाराष्ट्र के महानगर पालिका का इलेक्शन, हुकूमत तीनों की। लेकिन कल दिन भर टीवी के ऊपर एक खबर दिखाई जा रही थी कि एनसीपी के नवाब मलिक की वजह से हम एनसीपी के साथ सौदा नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। यह भाजपा का एक नेता, भाजपा का एक मुंबई का अध्यक्ष कह रहा था। मुसलमानों, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि यह सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के धंधे। कैसे? मैंने तीनों का नाम रखा। देवा भाव का नाम ईना, एकनाथ शिंदे का नाम मीना और अजीत दादा का डिका। ईना मीना डिका। तो दो को मालूम है, देवेंद्र फडणवीस को तो मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी आएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे भी नहीं। और हाँ, देवा भाव बिल्कुल सही सोचे हैं आपने, हम कभी नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, कभी नहीं देंगे तुम्हारा साथ। तो देवा भाव ने मीना से पूछा, है मीना, तुला मिळतील का या मत लोकांचे मत? मीना मतलब एकनाथ शिंदे से।
तो बोले तुला मिळतील का? तो मीना ने जवाब दिया, हो मिळणार होते, पण ते इम्तियाज जलीलने माझी खूप वाट लावलेली आहे, आता नहीं मिलना। तो दोनों ने मिलकर सोचे कि अपन दोनों को तो मिल रहे नहीं है, तो क्या करना? बोले अजीत दादा को छोड़ दो मुसलमानों के पीछे। अब मुसलमान बेचारा भोला भाला, एनसीबी का मफलर, और दादा ने बस नजर उठा के देख लिया उसकी तरफ, तो वो इतना खुश कि जैसा जन्नत के दरवाजे खुल गए उसको। अरे दादा ने देख लिया, बस उसी में खुश। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि दादा को वोट करने का मतलब भाजपा को वोट करने का मतलब, दादा को वोट करने का मतलब गुस्ताख रसूल को वोट करने का मतलब? क्या यह सच्चाई नहीं है? लेकिन उन्हें मालूम है कि इलेक्शन के वक्त इनको भोला भाला एक बार फिर से घुमाया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा, इलेक्शन खत्म, फिर सब साथ में मिलकर आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यह हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं, आपको वक्त देना होगा अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। आपको मेहनत करनी होगी अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। आपको अपने जेब में हाथ डालना होगा अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए। 1 करोड़ रुपया किसे कहते हैं मालूम है आपको? 100 लाख रुपये जब जमा होते हैं तो 1 करोड़ रुपया होता है। कल पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पार्टी के अकाउंट के अंदर कितना पैसा है? 10,103 करोड़ रुपये। 10,103 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी को उनके चाहने वालों ने उन्हें डोनेशन के तौर के ऊपर दिया। करीब 200 करोड़ रुपए कांग्रेस को चाहने वालों ने डोनेशन के तौर के ऊपर। अरे जिस पार्टी आज से 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीती थी, 2 लोकसभा की, आज वो 300 सीटों के ऊपर अगर आए हैं तो उनके लोगों ने मेहनत किए, उनके लोगों ने अपने जेब में हाथ डालकर, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000, किसी ने लाख, किसी ने 10 लाख रुपया, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत बनानी थी। हम आप लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आपको वक्त निकालना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। इतनी आवाम, अगर यहां पर अगर मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान, इतना जोश, इतना जज्बा, क्या हम यहां पे कॉर्पोरेटर्स नहीं चुनकर ला सकते हैं? नहीं ला सकते? दूसरे पार्टी के ज्यादा लोग यहाँ बैठे भी लग रहे हैं, मुंह में से निकल ही नहीं रहा है। ला सकते हैं नहीं ला सकते? पतंग उड़ा सकते क्या नहीं सकते? कैसे उड़ाते हैं पतंग बताओ? मीडिया वालों जरा उनको भी दिखाओ ना उसमें। आपसे मैं यह अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं मेरे भाई कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असद, ये जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं ना, पिछले 10 मिनट से है, तो 10 मिनट बचे हुए, 9 मिनट बचे हुए। अब धीरे से कोई बोला 2 मिनट बचे हुए। अरे 2 मिनट में तो अपन ठोक के निकल जाते हैं। ठोक के बोले तो अपन पार्लियामेंट के अंदर अपने को 2 ही मिनट का टाइम मिलता था बोलने के लिए, तो 2 मिनट के अंदर अपन अच्छी बजा के निकल जाते थे। उनको बाद में समझ में आता था कि अपन ने क्या बोले हैं। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ गया, मैंने देखा और मैं ये सोचता था कि असदुद्दीन अवैसी को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। अकेला एक तरफ मेरा शेर खड़ा और पूरे के पूरे एक तरफ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन। मैं अवैसी साहब को देखकर सोचता था कि उन्हें ये हिम्मत कहां से मिलती है। आज मुझे उसका जवाब मिलता है, उन्हें ये हिम्मत यहां से मिलती है।
यहां से मिलती है। इसीलिए वो कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटे। जब वो बोलने वाले रहते थे पार्लियामेंट के अंदर, तो भाजपा का कोई नेता आता था और मेरे से पूछता था, हाँ भैया आज बोलेंगे ओवैसी साहब? तो बोले हाँ आज बोलेंगे ओवैसी साहब। तो बोले क्या बोलेंगे आज, कौन से मुद्दे पे बात करेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे आज फिर से एक बार, अच्छी तरह से बताएंगे। मायने नहीं रखता है मेरे भाई कितने चाहिए, गूंगे मुक्के बहरों की जरूरत नहीं। 2, 5, 10 तैयार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझे थे कि इम्तियाज जलील को एमएलए में गिरा देंगे, मजलिस खत्म हो जाएगी। ए लोडा सुन, बहुत बड़ा बिल्डर है ना तू, इतनी पब्लिक फुकट में जमा करके दिखा दो, तेरे को मानूंगा मैं उसका। गाड़ियां भेजना पड़ता, 500 देना पड़ता, तब आकर बैठते हैं, 500 रुपये मिले कि फिर बुल के निकल जाते हैं। ये अकेले ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो एक मुझे और आपको एक रिश्ते में बांधी हुई है। और वो रिश्ता क्या है? आज पूरे नासिक के अंदर आपको मेरे साथ रिकॉर्ड करना, ये बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये नारा सिर्फ मजलिस के जलसों में होता है। तो मेरे साथ हाथ ऊंचा करके लगाइए नारा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कल चला देगा कोई ना कोई तो चलाएगा, कल कोई ना कोई तो चलाएगा। क्या नहीं थे यूं नशे भड़काओ नारे दिले, बड़ी तकलीफ होती है तुम लोगों को तकलीफ में देखकर, क्योंकि 75 साल तुमने हमें बड़ी तकलीफ दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले 75 साल हमारी बारी है, अब हम देंगे इंशाल्लाह। जाते जाते वादा करिए मजलिस का साथ देंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे और यहाँ पर भी इंशाल्लाह मजलिस का झंडा लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर